Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. दोनों न्यूज़पेपर हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल 2020 के लिए, साथ में इसमें इंक्लूड करेंगे 2020 के टॉपिक्स और जो भी हमारा सिनॉप्सिस है एक्सप्लेन्ड के इश्यूज चल रहे हैं। सबसे पहले जो दो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वन इज़ नूर सैटेलाइट। ये ईरान ने पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। तो क्योंकि ये मिलिट्री सैटेलाइट है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहने वाली है। इसको आपको देखना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स में। सिनॉप्सिस आईएएस के चैनल पर साइंस एंड टेक के लेक्चर्स आप यहाँ से देख सकते हो। इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी ये वाला, और साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स वाले में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये सारे लेक्चर देख सकते हो। देन मच नीडेड लॉ, जो अभी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड था, तो अमेंडमेंट किया गया एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में। तो अब ये बता दिया कि अगर आप मेडिकल स्टाफ के अगेंस्ट वायलेंस करते हो तो ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, गैर जमानती और एक संज्ञेय अपराध होगा। साथ में कंपनसेशन फॉर डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन 30 डेज़ में होगा। फाइनल डिसीजन जो होगा कोर्ट का वो 1 साल में आ जाएगा। आर्टिकल 123 और 213 ये आपकी प्रेसिडेंट और गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं। ये आपकी रिसेस ऑफ पार्लियामेंट के टाइम ही की जा सकती है। अगला इशू जो न्यूज़ में रहने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस फॉर महाराष्ट्र सीएम मिस्टर उद्धव ठाकरे। इशू क्या है कि वो दोनों हाउस में किसी के भी इलेक्टेड मेंबर नहीं हैं। 28 नवंबर लास्ट ईयर उन्होंने शपथ ली थी और उनके लिए मतलब 6 महीने बाद की डेडलाइन 28 मई होनी चाहिए थी। तो 3-4 दिन का इलेक्ट होने का टाइम है ताकि वो कंटिन्यू कर पाते। उनको इलेक्ट होना पड़ेगा दोनों में से किसी एक हाउस से। आर्टिकल 164(4) ये कहता है। ये देखो, ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें, ये जो फैक्ट्स हैं लाइक दिस फैक्ट, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए इसको प्रीलिम्स करंट अफेयर्स में ऐड किया है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आरपी एक्ट, ये कहता है कि टाइम लिमिट तो बाईपोल के लिए 6 महीने ही हो सकती है। और ये नॉर्मली बाईपोल हो जाता है, लेकिन इशू क्या हुआ, 2 कंडीशंस में ये टाइम लिमिट 6 मंथ की एप्लीकेबल नहीं है। पहली चीज़ कि अगर जो बंदा सीट वैकेट करके जा रहा है उसके रिमाइंडर टर्म 1 साल से कम है, या फिर जो यहाँ पर इशू एप्लीकेबल हुआ ये वाला, इलेक्शन कमीशन सेंटर के कंसल्टेशन से ये सर्टिफाई कर देता है कि उस पीरियड में इलेक्शन होल्ड कराना टफ है। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल ये काम किया हुआ है। सारे के सारे पोल्स, चाहे वो राज्यसभा पोल हों, वो भी स्थगित हो गए थे। बाई इलेक्शन, सिविक बॉडी इलेक्शन, सारे के सारे पोल्स आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, दया के पास क्या क्या रास्ते हैं देखते हैं। तो कैन ही रिज़ाइन, पहला तो तरीका ये है कि वो रिज़ाइन करके फिर से अपॉइंट हो जाएं। तो मतलब 6 महीने का केस हो जाएगा। 28 नवंबर है, आज की डेट में रिज़ाइन कर दो, फिर 6 महीने मिल जाएंगे। तो ऐसा एक केस हुआ था पंजाब में 1995 में। एक मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया था, फिर से अपॉइंट हो गए थे मिनिस्टर की तरह, तो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सेम लेजिस्लेचर, ठीक है। लेकिन अब ऐसा फिर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो कोर्ट ने कहा, 2001 में डिसीजन आया था, ठीक है, ये 1995 का इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकंड अपॉइंटमेंट विदाउट गेटिंग इलेक्टेड, दिस इज़ इम्प्रॉपर, अनडेमोक्रेटिक, इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हालांकि ये डिसीजन इतना लेट आया था कि वो असेंबली अपना पूरा टर्म कर चुकी थी। तो फिर अब दरवाज़ा तोड़ो दया। सो कैन ही बिकम अ नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर भी तो एक रूट है, 2 वैकेंसी होती है नॉमिनेटेड मेंबर के लिए। तो सेक्शन 151A ऑफ आरपी एक्ट 1951 ये कहता है कि इलेक्शन या नॉमिनेशन, दोनों चीज़ें जो अभी हमने ऊपर बात की थी, इलेक्शन या नॉमिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता अगर आपका रिमाइंडर 1 साल से कम है। तो जैसे कि इलेक्शन में देखा था, इलेक्शन भी नहीं हो सकता, अब नॉमिनेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। और जो 2 लोग अभी रिटायर होने वाले हैं, उनका टर्म 6 जून को एंड हो रहा है। हालांकि वो रिज़ाइन करने के लिए फ्री हैं, लेकिन अब क्या हो गया, रिज़ाइन करने के लिए फ्री हैं तो राज्यसभा का जो राज्यपाल का जो नॉमिनेशन है वो रिज़र्व होता है ऐसे लोगों को जिनके पास स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। LSASC, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। प्रेसिडेंट में कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं होता है, गवर्नर के पास ही एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो गवर्नर की मर्जी है, वो अपने मन से भी किसी को इलेक्ट कर सकता है। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरफेयर नहीं कर सकते गवर्नर के डिसीजन में, ठीक है। लेकिन अब फिर क्या इशू आ गया कि वहाँ पर गवर्नर है बीजेपी के, ठीक है। तो अब ये इशू आएगा कि भैया ये अपोजिशन में है, तो अब क्या करोगे, ठीक। तो यहाँ पर चलेगा, इनकी दवाई इन्हीं को खिलाई जाएगी, ठीक है, इनसे रिज़ाइन कराया जाएगा। बाकी आपको पता है क्या चल रहा है।
देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज देखते हैं। अर्थ बीजीपी बायो जीनोम प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहता है कई बार। तो एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, कैटलॉग करेगा पूरी दुनिया में प्लेनेट की पूरी दुनिया में जो लाइफ है उसको करेगा, मेनली जो यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी है, जो कि आपके सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनको सेल होते हैं जिनकी बॉडी में। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी, टाइप ऑफ सेल, ये सारे 5-6 लेक्चर से आप यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा। इसको मून शॉट फॉर बायोलॉजी बोला गया है, बायोजीनोम प्रोजेक्ट को, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा कर देगा सीक्वेंसिंग। देन इससे रिलेटेड ये है आप अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट, इंडियन इनिशिएटिव ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो IIEBS ये क्या करेगा कि अराउंड 1000 स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल इंडिया में करेगा, 5 साल में करेगा। और कॉस्ट मतलब पैसा इतना कम दिया गया है, ये आपको जस्ट मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस आपको आइडिया होना चाहिए कितना कम पैसा दिया जाता है, ठीक। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये इसके लिए कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये न्यू दिल्ली में है। देन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कोऑर्डिनेट करती है। एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है, और ये HGP 1990s में चला था। एक ऐसा प्रोग्राम था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड था, जिसने पूरे एंटायर ह्यूमन को डिकोड कर डाला, इंटरनेशनल प्रोग्राम था। इसकी जो एक मेजर अचीवमेंट है वो ये है कि जो अभी आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हो, या इनफैक्ट आप जब पढ़ते हो कि इंडिया में विंध्यन के नीचे जो ट्राइब्स हैं, जो लोग रहते हैं, वो इंडिजिनस लोग हैं, यहाँ के लोग आपके ज़्यादातर माइग्रेट होकर आए हैं। तो ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली आपका ये कहता है कि नहीं, पूरे इंडिया के लोगों का जीनोम ऐसा ही है, हम सब लोग एक हैं। देन बेनिसन या बंगानापल्ली मैंगो, या फिर जगतेल मैंगो, ये GI टैग था आंध्रा से, अब तेलंगाना के पास है। तो GI टैग एक आपका कलेक्टिव राइट होता है। IPR के लेक्चर में अगेन आपको ये साइंस एंड टेक में मिल जाएगा। ये कितने भी IPR होते हैं, GI टैग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, ये सारे इसमें इशू डिस्कस किए गए हैं ऑलरेडी। देन अन्नपूर्णा या फिर अनंतगिरी रिजर्वायर गोदावरी रिवर पर है, इस पर कालीस्ट्रॉम से वाटर आता है, और जो कालीस्ट्रॉम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसमें लिफ्ट के थ्रू वाटर को उठाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नदी इस लेवल पे फ्लो करती है और आपको इरिगेशन इस लेवल पे चाहिए। तो मल्टीपर्पज़ इरिगेशन स्कीम है, गोदावरी रिवर, कालीस्ट्रॉम तेलंगाना में है, और करंटली दुनिया का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मेंस इन 300 टॉपिक की बात करें तो रिजर्वेशन हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो एक ये इशू है, क्यों न्यूज़ में आ गया रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आप 100% कोटा फॉर ट्राइबल टीचर्स नहीं रख सकते। इशू क्या हुआ था कि 2000 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था, उसको वहाँ की बेंच ने अपहेल्ड भी किया था। 100% रिजर्वेशन होगा, ST टीचर ही ST एरियाज़ में पढ़ाएंगे, और ये मुद्दा फाइनली 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जज जब हों उसको हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। तो फाइनली अब जजमेंट क्या दिया, ये ऐसी लाइन्स हैं जो आप एज सच यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में, एस्से में, एनीवेयर। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू प्रोवाइड 100% रिजर्वेशन। ये तो मतलब बिल्कुल कतई असंवैधानिक है। इट इज़ एन ऑब्नॉक्सियस आइडिया, वाहियात ख्याल है पूरी तरह से कि सिर्फ ट्राइबल्स ही ट्राइबल्स को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरिट कैन नॉट बी डिनाइड इन टोटो बाई प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। मेरिटोक्रेसी शुड बी देयर, हमेशा होनी ही चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस इज़ नॉट प्रेरोगेटिव ऑफ फ्यू, मतलब कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। और ये बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट को रेफ़र किया, जो आपका 50% रिजर्वेशन की लिमिट लगाता है। कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि 2000 जो नोटिफिकेशन था 2000 का, वो कतई अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी था, मनमाना था, ठीक है, अनुचित था। अब कोर्ट ने एक दो चीज़ें और कहीं, जो रिजर्वेशन में जो भी अब रिफॉर्म्स होने चाहिए वो इन लाइंस पे होने चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि जो एफ्लुएंट्स हैं, जो मतलब संपन्न लोग हैं, चाहे वो OBCs हों, SC हों, ST हों, वो नीचे कोटा परकोलेट होने ही नहीं देते हैं। जिनको रियल में रिक्वायरमेंट है वो नहीं होने देते हैं। आपको रैंक 1 का एक एग्जांपल अभी याद होगा, काफ़ी ह्यू एंड क्राई मची थी। शी कुड हैव बीन रैंक 1 विदाउट दिस रिजर्वेशन ऑल्सो, फिर भी उन्होंने एक सीट जिसको रिक्वायर्ड होती वो खाली, ठीक है। तो इशू क्या है कि कम्युनिटी के अंदर ही कोई रोना गाना नहीं है कि भैया उनको मतलब ही नहीं है हमसे। अब ये क्या है, लोगों को आप रेस, रिलीजन, कास्ट, इन्हीं चीज़ों में लगाए रहो, ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट इज़ ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड पीरियडिकली रिव्यू ऑफ द प्रोसेस। तो ये गवर्नमेंट का काम है। तो रिजर्वेशन पे जब आप वे फॉरवर्ड लिखो तो अब आप इस वाले मुद्दे को लेकर, इस वाले जो कोर्ट का जजमेंट है ये वाला, इसको आप रेफ़र करके ये सीधे सीधे ऐसा टिप दो। देन फाइनली हेल्थ के ऊपर जो डिबेट चल रहा है, ये प्राइवेट राइट है या पब्लिक राइट है, मतलब आपकी मर्जी की कोरोना हो गया तो आपको टेस्टिंग करानी है, नहीं करानी है, छुप के रहना, क्या करना है। तो दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक हेल्थ रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 29
इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड द लॉ क्या होता है, पेंडेमिक से कैसे रिलेटेड है मेंस इन 300 टॉपिक्स में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव अ गुड डे. प्लीज़ स्टे इन होम एंड कीप ऑन रिवाइजिंग. एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन हो जाएगा लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही है. सो प्लीज़ कीप ऑन स्टडिंग. एग्ज़ाम डेट जब भी आएगी उससे 15 डेज़ पहले तक आपको ये पढ़ना है.